Hello all my dear students, a very precious good morning to all of you. This is Ajay Prakash Tiwari in front of you from Subrat Singh Children Academy, and I am here today with a new video of your class 11, and that will be chapter 3 Kingdom Plantae. And in previous videos you have studied about the chapter number 2, that was biological classification, and as you know biological classification, that was chapter number 2, as well as chapter number 3 plant kingdom, chapter number 4 animal kingdom, including the chapter number 1. All these are the part of your unit number 1. So at present your unit number 1 is running, and in that unit we are just studying with the chapter number 3, and the name of the chapter is Kingdom Plantae, or we can say that plant kingdom. So without wasting the time, I am starting with your chapter number 3. So first of all we will take the introduction of the chapter. Okay, so what are the certain topics or content inside this chapter? So first of all we will take the introduction, in which we will discuss about that what is plant and what are the certain characteristics on the behalf of that they are kept in the plant kingdom, and what are the certain categories of the plant. They will start from microscopic alga to the large, or we can say that giant trees. ठीक है, तो वो कैसे एक छोटे से आप माइक्रोस्कोपिक एल्गी से स्टार्ट करके एक बहुत बड़े पेड़ तक जाके देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. देन आफ्टर इंट्रोडक्शन वी विल फाइंड आउट द फर्स्ट डिवीजन, दैट विल बी एल्गी. हियर वी विल फाइंड आउट दैट various categories of algae and various classes of algae, in which we will discuss about the chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Then after we will start with bryophyta, and these bryophyta, as you know, is known as amphibian of the plant kingdom, because they are certainly land plant, but for the fertilization process they need water. That's why they normally grow in the moist areas. Then after bryophytes we are going to study about the pteridophytes. Pteridophytes, as you know, these were also known as vascular cryptogams और फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, बिकॉज यहाँ पे आपने जो देखा था वैस्कुलर बंडल का अपीयरेंस, जिसमें जो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज थे, जाइलम फ्लोएम या और भी इनके जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो यहाँ से स्टार्ट करना हम शुरू कर देंगे. आप एल्गी में देखेंगे और ब्रायोफाइट्स में देखेंगे जाइलम फ्लोएम या पूरा का पूरा वैस्कुलर बंडल एब्सेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए इनके पास एक सर्टेन मशीनरी नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली वो पहले से ही पानी में है तो उनको पानी की और ज़रूरत नहीं है. तो ये टेरिडोफाइटा हो गया. टेरिडोफाइटा के बाद हम देखेंगे बेटा जिम्नोस्पर्म्स. सो एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, ये आप देख सकते हैं. ये हम देखेंगे कहाँ, एक कैटेगरी आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, थाइलोफाइटा. थाइलोफाइटा मीन्स दैट प्लांट बॉडी कैसी होती है बेटा, थैलॉयड होती है. इट मीन्स दैट देयर प्लांट बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं होता है. प्लांट बॉडी सिंपली किस फॉर्म में होती है, थैलस फॉर्म में होती है. लेकिन जैसे हम अपने आप को कंसीडर करें, आप अपने आप को कंसीडर करें, तो हमारी जो बॉडी है डिस्टिंक्ट जोन में डिवाइडेड होती है. जैसे आप देख सकते हैं हमारा ये हेड है, ये ट्रंक है, जिसको आप थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी कहते हो, तो हमारे में क्लियर कट डिफरेंशिएशन है. लेकिन ऐसा यहाँ कहाँ एल्गी और ब्रायोफाइट्स के केस में नहीं होता है. टेरिडोफाइटा क्या है, वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स है. जिम्नोस्पर्म्स क्या है, दीज आर द प्लांट्स दोज हैव नेकेड सीड. सो ये तो सीड वेरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन इनके पास क्या है, सीड जो है वो नेकेड है. ये ऊपर की तरफ जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आपको दिख रहे हैं, ये जनरली हम इनको लिखते हैं, ये क्या है, क्रिप्टोगैम्स हैं. मतलब इनके पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हिडन होते हैं, वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं, सीड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. देन आफ्टर देयर इज लास्ट कैटेगरी, दैट इज व्हाट, angiosperms. Angiosperms are also known as flowering plants, and they are most advanced plant of the kingdom Plantae. So in the category of angiosperm we have to discuss about very short terms, because in morphology chapter number 5 and in anatomy chapter number 6 we will discuss in very detail about these. And in class 12 there is a category that is reproduction in organism, in which we will also discuss about the angiosperm. So क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे, वहाँ पर भी हम एंजियोस्पर्म को डिस्कस करेंगे. मॉर्फोलॉजी जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 11 का, एनाटॉमी जो आपका चैप्टर नंबर 6 है क्लास 11 का, वहाँ पे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो कहाँ इस चैप्टर में केवल हमको इसका इंट्रोडक्शन ही रखना है, बाकी डिटेल में हम चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में पढ़ लेंगे, और इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें हम आगे चलकर क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाएंगे. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्लांट लाइफ साइकिल. लास्ट टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन.
ये बेटा आपके लिए थोड़ा सा नया टर्म है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड व्हाट आर द सर्टेन मोड ऑफ द प्लांट साइकिल्स। सो वी विल डिस्कस हियर हैप्लॉन्टिक मतलब जहाँ पे गैमेटोफिटिक स्टेज, और फिर डिप्लॉन्टिक जहाँ पे स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है, फिर एक हैप्लोडिप्लो मैकेनिज्म भी है, और जितने भी तरह की साइकिल्स हैं, तीनों तरह की साइकिल्स हम चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज अगर डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट क्या होता है जो कि गैमेट को प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट क्या होता है जो कि स्पोर को प्रोड्यूस करता है, तो कैसे गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और कैसे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मिलकर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कराते हैं। ठीक है, किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल पूरी तरह से गैमेटोफाइटिक स्टेज पर डिपेंड करती है या आपके स्पोरोफाइटिक स्टेज पे डिपेंड करती है या दोनों पे करती है। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसमें हम आपको हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाएंगे भी। ठीक है, तो ये तो सर्टेन टॉपिक्स थे जो आपके इस चैप्टर में हमको और आपको मिलकर पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी। सो किंगडम प्लांटी स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर प्लांट्स, प्लांट्स क्या है या व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट्स। सो आप सभी को मालूम है प्लांट्स क्या होते हैं, दीज आर मोस्टली, वी कैन से दैट मोस्टली, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, मोस्टली प्लांट्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, मोस्टली मल्टी सेलुलर। हमने एक टर्म यहाँ पे लगाया मोस्टली मल्टी सेलुलर, इसका मतलब क्या हुआ, सभी के सभी मल्टी सेलुलर नहीं होंगे, कुछ हमको यूनिसेलुलर फॉर्म्स में एल्गी के रूप में मिल सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला वगैरह हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर as well as eukaryotes and chlorophyll containing photoautotrophs। यानी अगर हम एक प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लोरोफिल होती है, जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसी वजह से इनको हम कहते हैं फोटोऑटोट्रॉप्स। और ये क्या है, मल्टी सेलुलर है, मतलब इनके पास मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। इसके साथ साथ इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हाईली एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दैट हाईली एडवांस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। अब हम देखेंगे बेटा कि कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम। यहाँ से हम देख लेंगे कि कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हमारे पास हैं जो कि ये डिनोट करते हैं कि हाँ ये बिलोंग करेगा किससे, प्लांट किंगडम से। तो सबसे पहला जो यूनिक है बेटा, सेलुलोजिक सेल वॉल। आप सभी को मालूम है कि जो प्लांट्स होते हैं या प्लांट की सेल होती है, उनके पास सेल वॉल होती है, एक एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि एनिमल सेल के केस में एब्सेंट होती है। आपने क्लास 11th में तो छोड़िए, क्लास 8th में ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेलुलोजिक सेल वॉल, इट मीन्स दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। आपने फंगस के केस में देखा था काइटिन की बनी हुई थी, और सेलुलोज क्या है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। इसके अलावा यहाँ से आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्लांट्स क्या होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर के होने के साथ साथ कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यू ऑल अवेयर अबाउट द टर्म यूकैरियोट्स, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा हुआ है। मल्टी सेलुलर का मतलब मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, nuclear membrane as well as membrane bound cell organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosome, Golgi bodies। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे बेटा, हम सीधा सा उनको कहेंगे यूकैरियोट। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, और इनके पास जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, यूकैरियोट के रूप में है। तीसरा आप देखेंगे, प्लांट्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब बेटा आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि देयर आर एज मैनी एज 3 कैटेगरीज ऑफ द सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर एज वेल एज डीकम्पोजर्स। आपने प्रोड्यूसर में देखा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रोड्यूसर्स। उसी तरह से आपने देखा होगा आगे चल के कंज्यूमर्स में, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या जिसमें आपने हर्बियोर
और कार्नियोर और ओमनिवोर्स पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो बनाते हैं, कंज्यूमर्स उसी को कंज्यूम कर लेते हैं, और जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो डीकंपोजर्स क्या करते हैं, आते हैं और इनके ऊपर एक्शन करके इसको डीकंपोज करके सबसे पहले लिक्विड के रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उसी को बॉडी डिफ्यूजन के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एज ए न्यूट्रिएंट अपटेक कर लेते हैं। मतलब डिग्रेडेशन, नष्ट, सड़ाने गलाने का काम डीकंपोजर्स का होता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, जो एक प्रोडक्टिविटी है, यहाँ हम कह सकते हैं बायोमास है, यहाँ हम कह सकते हैं फूड है, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। किसके लिए, हार्बिवोर्स के लिए। हार्बिवोर्स फीड करते हैं इन्हीं प्राइमरी प्रोड्यूसर पे, फिर हार्बिवोर्स को कौन खा लेता है, कार्निवोर्स, और फिर कार्निवोर्स को भी खाने वाले तो हम लोग हैं, ओमनिवोर्स सबसे बड़े आतंकवादी टाइप के। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज आपने यहाँ से देखी कहाँ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में। तो एक तो हमने बताया सेलुलोजिक सेल वॉल, ये मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, जनरली क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मतलब जो प्लांट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स को अगर खाना दिखा तो ये दूर इनको खाना दिखा तो पैदल घूमते हुए चले गए और वहाँ से खा के फिर चले आए। हम लोगों के जैसे नहीं है कि हम लोगों को दिखा कि वहाँ पे बफर सिस्टम लगा हुआ है और पहुँच गए, थाली या पत्तल उठाई और जम के खाए, फिर अपने घर चले आए। वो कैटेगरी यहाँ पे नहीं है। बेचारे जहाँ पे हैं वहीं पे रहते हैं और मूव या अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ ये रिस्पॉन्सेज दिखाते हैं, जिसमें आपने क्लास 10th में ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट पढ़ा होगा। मतलब जो स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट हो जाए या स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए। जैसे आपने देखा होगा टच मी नॉट, मिमोशा, जिसको आप छुई मुई कहते हैं, उसको आप अगर छू लेते हैं, टच करते हैं, वो तो श्रिंक कर जाती है, तो वो भी एक रिस्पॉन्स दिखा रही होती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सन की रेस के डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें इसको एज ए मूवमेंट माना गया है, बट प्लांट अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, इनके पार्ट्स मूवमेंट शो कर सकते हैं स्टिमुलस की डायरेक्शन में। मतलब अगर सन स्टिमुलस है तो उधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हमने छू लिया किसको, टच मी नॉट को, तो हम क्या हुए, वहाँ पे हमारा जो टच हुआ वो स्टिमुलस हुआ और उसका वो रिस्पॉन्स दिखा रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे इंसेक्ट इनके कांटेक्ट में आते हैं उनको वो खा जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे मोटे रिस्पॉन्सेज होते हैं, बट वो क्या होते हैं, मूवमेंट नहीं दिखा सकते। तो जनरली नॉन मोटाइल, और नॉन मोटाइल होने के साथ साथ दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर फिक्स प्लेस। अगर इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है तो अपने स्थान से ही प्रोटेक्ट ये अपने आप को करते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था जनरली प्लांट लाइफ साइकिल इज, प्लांट लाइफ साइकिल शोज क्या दिखाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। थोड़ा सा आइडिया हम आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में दे देते हैं। इसका डिटेल हम आपको नेक्स्ट आगे चल के जो वीडियोज आने वाले हैं उसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा गैमेटोफाइट का। ठीक है, गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और जैसा कि नाम से ही क्लियर है गैमेटोफाइट है तो गैमीट को बनाएगा। तो मान के चलते इसने मेल और फीमेल गैमीट को बना लिया, तो एग और इधर स्पर्म बन गए। ठीक है, अब इनका क्या होगा, फ्यूजन, जिसको आप क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना था, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। अब ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड। एम्ब्रियो भी क्या है, डिप्लॉयड। जाइगोट भी क्या है, डिप्लॉयड। अब यहाँ स्पोरोफाइट, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया से फिर क्या बनेगा, आपको मालूम है, स्पोर्स बनेंगे। कौन बनेगा, स्पोर्स। और स्पोर्स आगे चल के फिर क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम फिर कहाँ घूम फिर के पहुँच गए, वहीं पहुँच गए। अब बेटा जो स्पोरेंजिया है, यहाँ पे आप इसको आगे चल के लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं। स्पोरेंजिया के बाद स्पोर मदर सेल। ठीक है, अभी स्पोर मदर सेल अगर आगे चल के क्या हो सकती है, पॉलन मदर सेल हो सकती है, मेगा स्पोर मदर सेल या माइक्रो स्पोर मदर सेल, अलग अलग हो सकती है। अब यहाँ से स्पोर और स्पोर आगे चल के फिर तो हम डायरेक्ट स्पोरेंजिया से भी दिखा सकते हैं और बीच में एक टर्म स्पोर मदर सेल को भी ले सकते हैं। तो दिस पैटर्न ऑफ द लाइफ साइकिल हम उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हैप्लॉइड स्टेज से स्टार्ट किया और कहाँ तक, डिप्लॉयड स्टेज तक पहुँच गए। और जनरली जो प्लांट बॉडी है प्लांट्स की वो क्या होती है, इसी वाली कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये क्या शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इनके पास क्या होता है बेटा, दे हैव प्लास्टिड्स। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ लिया था
क्लास 9th में प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मीन्स दैट ये पिगमेंट है, स्पेशल पिगमेंट है जो प्लांट में अलग अलग वर्ग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लास्टिड्स में आपने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, इसके साथ साथ आपने क्या पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट, और आपने एक और पढ़ा होगा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल था ग्रीन कलर के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल था अदर कलर्स के लिए एक्सेप्ट ग्रीन, और ये कलरलेस था। तो प्लास्टिड्स का होना भी क्या है, प्लांट या प्लांट किंगडम का एक यूनिक फीचर है। तो हमने 5 से 6 कैरेक्टर्स यहाँ पे पढ़े होते तो बेटा अभी भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट वो आपके काम की चीज़ें अब यहाँ से नहीं रह गई हैं, ठीक है। प्लांट जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करती हैं, खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं वो एक अलग पर्टिकुलर सीजन में होती हैं, या कुछ रेनी सीजन में क्रॉप्स ग्रो करती हैं, कुछ विंटर सीजन में ग्रो करती हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग इन्वायरमेंट चाहिए होता है प्लांट्स का, जिसमें वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज का करके मैक्सिमम क्या देते हैं, रिस्पॉन्सेज देते हैं। तो वो भी एक पॉइंट है। लेकिन ये जो 5-6 पॉइंट्स हमने आपको बताए, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू erase all these points, and after erasing the points now we will discuss about the various mode of classification of the plant kingdom। सबसे पहले आपने देखा था कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एंड एज पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तीसरे पोजीशन पे था कौन, किंगडम प्लांटे। पहले पे कौन था, मोनेरा, देन आफ्टर देयर वाज प्रोटिस्टा, देन आफ्टर देयर वाज प्लांटी, फंजाई एंड एनिमलिया। यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। बट ये जो आर.एच. विटेकर से भी पहले का क्लासिफिकेशन था, जिसमें अरिस्टोटल वगैरह थे, लिनियस वगैरह थे, या और भी अदर साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, जो आपके कौन सेल वॉल कंटेनिंग ऑटोट्रॉप्स थे, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई वाले जितने भी आप कह सकते हैं सेल वॉल कंटेनिंग ऑटोट्रॉप्स, तो उसको भी उठा के प्लांट किंगडम में रख दिया था, ठीक है। उसको भी उठा के कहाँ डाल दिया, प्लांट किंगडम में डाल दिया था। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे स्टडीज़ आगे बढ़ती गई, तो जो आपके किंगडम मोनेरा के, आपके उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा के, उसके बाद किंगडम फंजाई के जो सेल वॉल कंटेनिंग ऑटोट्रॉप्स थे, उनको फिर से इस प्लांटी किंगडम से हटा दिया गया। ये जो पॉइंट बताया हमने आज इट इज आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। सो इन अर्लियर क्लासिफिकेशन द मेंबर ऑफ मोनेरा, द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, द मेंबर ऑफ फंजाई, दोज हैव सेल वॉल एंड दे वर ऑटोट्रॉप्स वर केप्ट इन द किंगडम प्लांटी। बट एज द टाइम प्रोग्रेस, एज द स्टडीज प्रोग्रेस, नाउ दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द किंगडम प्लांटे, ठीक है। फिर इनको किंगडम प्लांटे से हटा दिया गया। तो वही सारा पॉइंट्स हम आपको बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे। तो इसको पहले मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए, अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर, जो कि आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में, 1969 देयर वाज 5 किंगडम्स। हाउ मेनी किंगडम्स? देयर वाज 5 किंगडम्स। दोज वर, कौन कौन से थे? मोनेरा, after that there was protista, after that there was plantae, after that there was fungi, and then there was animalia। फिर क्या था? एनिमलिया। लेट्स क्विकली डिस्कस कौन किस में था। मोनेरा, यहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स, दोज वर यूकैरियोट्स। यहाँ पे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स बट heterotrophic mode of nutrition, and here multicellular eukaryotes again heterotrophic mode of nutrition। बेसिकली यहाँ पे जो heterotrophic mode of nutrition था वो एज ए saprotrophic mode of nutrition था, सड़े गले पदार्थों पे वो फीड कर रहे थे। ये तो किसने बताया था? ये बताया आर.एच. विटेकर ने। बट इन प्रीवियस क्लासिफिकेशन, member of Monera, Protista, member of Monera, Protista, as well as fungi having cell wall and were autotrophs kept in किंगडम प्लांटे। सोचिए कितना बड़ा अन्याय किया गया किसके साथ? किंगडम प्लांटे के साथ। बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी इसके साथ की गई। लेकिन आपको मालूम है किसी के साथ अगर कुछ गलत होता है ना, तो लोग कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है। तो यहाँ पे भी ऊपर वाला देख रहा था। उसने क्या किया, साइंटिस्ट को भेजा कि भैया और स्टडी करो। उन्होंने और स्टडी करी, एडवांस स्टडीज़ हुई, और फिर इन सारी चीज़ों को हटाया गया। आपने पहले क्या देखा था? आपके मोनेरा में क्या थे?
मोनेरा में आपने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा, और इसी में किसको रख दिया, इंक्लूडिंग BGA, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी या इसी को क्या बोलते हो, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हो। कोई सरप्राइज तो नहीं है ना, सारी चीज़ें आप पहले की क्लासेज में पढ़ के आए हो। यहाँ पे कुछ आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, नया नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं टाइम बम फोड़ रहा हूँ यहाँ पे बेटा, ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी है। ये वही AK-47 है जो आपने चैप्टर नंबर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ था, चलाया हुआ था। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं AK-56 चला रहा हूँ, वही AK-47 है, 47 गोली 1 मिनट में निकालने वाली, ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखा था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या थे, ये यूनिसेलुलर, और जो यहाँ पे प्रो था वो क्या हो गया था, यूकैरियोट हो गया था। लेकिन प्रोटिस्टा यहीं पे नहीं रुके, इनको फिर से 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। आपने एक पढ़ा था क्या, पायरोफाइटा। क्या पढ़ा था, पायरोफाइटा, जिसमें आपने देखा था किसको, डायनोफ्लैजिलेट्स को। किसको देखा था, डायनोफ्लैजिलेट्स। देन देयर वाज यूग्लिनोफाइटा, एज द नेम सजेस्ट देयर वाज euglenoid, and then there was category number 3 that is known as Chrysophyta and Chrysophyta के साथ फिर से अन्याय किया गया, इनको 2 भागों में बांट दिया गया, Vacillariophyta, जिसमें आपने देखा था गोल्डन ब्राउन एल्गी। इसमें किसको देखा आपने, डाई एटम्स को, ठीक है ना बेटा। इसके बाद आपका एक और था ज़ैंथोफाइटा, और ज़ैंथोफाइटा में आपने किसका एग्जाम्पल देखा था, वाउचेरिया का। और ये कैसे थे, येलोइश ग्रीन एल्गी। बताओ, इन सारी चीज़ों को उठा के कहाँ डाल दिया गया, किंगडम प्लांटे में डाल दिया गया। बट बाद में अपनी गलती का जब एहसास हुआ, सो नाउ ऑल दीज आर एक्सक्लूडेड। पहले इंक्लूड किए गए, अब एक्सक्लूड कर दिए गए। इन मतलब अंदर, और एक्स का मतलब तो आपको मालूम है ना कि भूतपूर्व, पहले फ्यूचर वाले नहीं, पास्ट वाले। तो एक्स का मतलब पास्ट, ठीक, जो बीत गया आपका, जिसमें आपने देखा होगा कि एक्स ये फलाने ढिमकाने, तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम किससे, प्लांट किंगडम। गलती का जब एहसास हुआ तो इनको हटा दिया गया। अच्छा, जब ये हटा दिए गए, इसके बाद अलग अलग मोड ऑफ क्लासिफिकेशन आया। अब हम उन मोड ऑफ क्लासिफिकेशन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं, और उसके बाद आज के लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। तो इसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट इसको इरेज करता हूँ और फिर आपको लेके चलता हूँ आपकी अगली जर्नी की तरफ, और उस जर्नी का नाम है पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ये पीके है बेटा, आपके पीके मूवी नहीं है। सबसे पहले कौन सा था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे कुछ नेचुरल नहीं था। जैसे होता क्या है, आपने देखा होगा कि अगर बाहर, आपके घर के बाहर एक पर्टिकुलर रोड है, वहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा था, आपने उसको देखा और कह दिया कि ये तो मुकेश अंबानी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है, ये आपके एक्स CM अखिलेश जी हैं। अब आपने बाहर से देख के बता दिया, लेकिन वो एक्चुअल में हो सकता है उनकी 2 कॉपी रहा हो, एक्चुअल में वो ना रहे हो। तो यहाँ पे ये दिक्कत हुई। मतलब ये बाहर से इनको जो चीज़ें दिखी, मतलब लीव्स कितनी है, नंबर ऑफ लीव्स, वो ग्रुप में है कि अकेली है, मतलब वो गुच्छे में है जिसमें 2 3 4 लीव्स इकट्ठा जुड़ी हुई है, या सिंगल लीफ है, कितनी लीफ है, लीफ का कलर क्या है, मतलब हरी है या पेल येलो है, स्लाइटली येलो दिखती है, कैसी है, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ स्टामेन कितने हैं। तो जो ये आपका था क्लासिफिकेशन, ये किस पे बेस्ड था, ये बेस्ड था बेटा बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से दिखता है। और बेटा होता है ना, जो चीज़ें बाहर से दिखती हैं एक्चुअल में वैसी होती नहीं है। आपने देखा मार्केट में गए, जो सबसे अच्छी वाली सब्जी थी उस शॉपकीपर ने लगा रखी, तो उसको उठा लाया, पता चला अंदर जब काट रहे हैं उसको तो सड़ी निकल रही है, ठीक है। बाहर से बहुत जो चमकती हुई चीज़ें होती हैं ना, अक्सर वो गड़बड़ निकल जाती है। तो मॉर्फोलॉजी, इन्होंने क्या देखा इसमें, हैबिटेट देखा, मतलब वो कहाँ रह रहा है, पानी में है कि टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, या आप किसी मैरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में, या आपके लैंड पे है, किस तरह के लैंड पे है, वो देखा इन्होंने हैबिटेट। हैबिटेट के बाद इन्होंने लीव्स को देखा, लीव्स कितनी है, उनका पैटर्न क्या है, कलर देख लिया,
और एंड्रोसियम मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको देख के उसको काउंट कर लिया और उस बेसिस पे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन दे दिया। ये सब किया किसने इतना बड़ा काम? ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये दिया था बेटा किसने? अरिस्टोटल ने। और इनके साथ कौन थे? लिनियस भाई साहब भी थे। और ये सारा काम किया गया 1753 में। कब किया गया? 1753 में। और इसके हिसाब से कितनी क्लासेस? 24 क्लासेस दे दी गई और नियरली 7300 इस पर से इसको रखा गया। लेकिन एक क्लासिफिकेशन ज़्यादा दिन चल नहीं पाया क्योंकि मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था, खोखला था, बाहर से जो जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स क्या है? अब इन्होंने यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को एक साथ इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। मतलब जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, इनके लिए कोई उसका मायने ही नहीं था। अरे भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे वेरिएशन होता है, प्लांट में ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी आती है, जबकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने क्या दिया? इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस देके अपने आप को फंसा लिया। इसके बाद इन्होंने ये नहीं देखा रिलेशनशिप क्या है अलग अलग प्लांट्स में। रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, यानी प्लांट के भी रिलेटिव होते हैं, इनके भी दादा दादी नाना नानी मौसा होते हैं बेटा। मतलब क्या है कि कौन सा प्लांट किससे रिलेटेड है ये इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। इसके बाद बेटा एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसको हम आपने मिलकर क्या कहा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देने का श्रेय जाता है किसको? बेंथम को। और इनके साथ जेडी हुकर, कौन थे? जेडी हुकर। और इन्होंने मिलके ये काम किया किसका? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने का। बेटा इन्होंने 3 वॉल्यूम्स में दिया, 3 वॉल्यूम्स में क्लासिफिकेशन दिया। और इनके जो तीनों वॉल्यूम्स थे किसमें जो है पब्लिश हुए? एक जेनरा प्लांटेरम, किसमें? जेनरा प्लांटेरम नामक बुक में हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने 3 वॉल्यूम में किसने? बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने ये काम स्टार्ट किया 1862 से और कंप्लीट कर लिया 1883 में। ठीक है। और ये जो कैरेक्टर्स इन्होंने कंसीडर किए वो सारे के सारे कौन से? नेचुरल कैरेक्टर्स हैं। तो ये बेस्ड ऑन, ठीक है। इन्होंने क्या क्या लिया बेटा? मॉर्फोलॉजी लिया, बाहर से कैसे दिखते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा अंदर से भी हम देखेंगे, एनाटॉमी, सेल की स्टडी की इन्होंने, साइटोलॉजी के साथ साथ इन्होंने ऑन्टोजेनी भी देखी, मतलब उनमें जो ग्रोथ का पैटर्न है वो कैसा है। फिर इन्होंने क्या कंसीडर किया? रिप्रोडक्शन को कंसीडर कर लिया। रिप्रोडक्शन के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री भी कंसीडर कर ली। ठीक है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। तो आप कहेंगे सर अगर इनका क्लासिफिकेशन नेचुरल था और इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था तो फिर क्यों ये फ्लॉप हो गए? तो इनके बेटा क्या ड्रॉबैक्स आए? इनके जो ड्रॉबैक्स आए, इन्होंने क्या किया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं किया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नॉट कंसीडर्ड। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इन्होंने कंसीडर नहीं किया। मतलब कैसे एक प्लांट दूसरे प्लांट से रिलेटेड है और कैसे एक प्लांट में सुपीरियर कैरेक्टर डेवलप हुए और वो आज एडवांस हो गया। और इन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर किया बेटा कि जो आपका कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म था, जिम्नोस्पर्म, इसको मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में रख दिया। तो जिम्नोस्पर्म्स केप्ट बिटवीन जिम्नोस्पर्म और केप्ट बिटवीन मोनोकॉट और डाइकॉट, ये सबसे बड़ा इनका ब्लंडर हो गया। इसके बाद आपका कौन सा आया बेटा? फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये किस पे बेस्ड था? बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। किस पे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। और ये आज मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है। इसको देने का श्रेय किसको जाता है बेटा? एंगलर, प्रांटी, या इसको कुछ लोग प्रांटल भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ कौन थे बेटा? हचिंसन भी थे। हचिंसन के साथ कौन थे? एक और थे, तख्ताजान। ठीक है। तो एंगलर, प्रांटिल, हचिंसन, तख्ताजान, ये कई साइंटिस्ट ने मिलके
फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जो कि बेस था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। तो आज के लिए इतना ही था जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 3 दैट वाज प्लांट किंगडम। इसमें हमने पूरा का पूरा प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया, इसके साथ साथ अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन देखे और फिर ये देखा कि आज की डेट में कौन सा क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो देयर विल नॉट बी एनी doubt, but if you think there is any doubt then you can leave in your comment box as well as you can also leave your valuable suggestion in your comment section। बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें आपके NCERT बेस्ड हैं, उन्हीं चीज़ों को एलेबोरेट किया गया है। और ध्यान दीजिए लास्ट में ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे तो बेस्ड था, अब उस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट कैसे किया गया? बाय फॉसिल रिकॉर्ड्स। किसके द्वारा? फॉसिल रिकॉर्ड्स के द्वारा। फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? हमारे या प्लांट के या एनिमल्स के इम्प्रेशन होते हैं जो कि बरीड हो गए थे मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, आज उनके इम्प्रेशन हैं। फिर हम उन इम्प्रेशन को देख के ये आइडिया ले सकते हैं कि वो प्लांट या एनिमल या ह्यूमन बीइंग किस तरह का रहा होगा। तो उस फॉसिल रिकॉर्ड से भी हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या लेते हैं? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो जो हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को टैक्सोनॉमी, तो जो हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, एक तो फॉसिल रिकॉर्ड है, दूसरा क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? जैसे मान के चलते हैं हमने 3 प्लांट्स ले लिए अलग अलग तरह के, एक हमने तुलसी लिया, ठीक है, या हम ऐसे ले लेते हैं, एक में हमने एल्गी लिया, एक में ब्रायोफाइट लिया और एक टेरिडोफाइट लिया, और उसके बाद कोई भी एक प्लांट का फीचर ले लिया, रूट ले लिया। तो हम ये देखेंगे कि रूट एल्गी में है, नहीं है तो माइनस लगा दिए। रूट टेरिडोफाइट में है, नहीं है तो माइनस लगा दिए। रूट जिम्नोस्पर्म में है, यस, तो वहाँ पे प्लस लगा दिए, तो माइनस प्लस, और जहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं वहाँ पे 0 कर देते हैं, तो माइनस प्लस 0। मतलब हम काउंट कर लेते हैं डेटा को और उस डेटा को कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस करके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आप एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को कंपेयर करोगे तो सबसे नजदीक एंजियोस्पर्म के कौन रहेगा? जिम्नोस्पर्म रहेगा। ज़्यादा करेक्टर जिम्नोस्पर्म के एंजियोस्पर्म से मैच करेंगे। तो जो क्लोज एंसेस्टर है, मतलब जो नज़दीकी संबंध है एंजियोस्पर्म से, उसका किससे है? जिम्नोस्पर्म से है। लेकिन अगर हम देखें फादर ऑफ ऑल, तो फादर ऑफ ऑल तो एल्गी है ना, एल्गी ही फादर है। इसी से सब आगे चल के क्या हुआ? इवेल्युएट हुए हैं या इवोल्यूट हुए हैं, इन्हीं से आगे चल के सब बने हुए हैं। तो ये आगे चल के हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, जहाँ पे हम एक आउटलाइन देंगे आपको किंगडम प्लांटी का और उसके क्लासिफिकेशन का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। कीप स्माइलिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड। जय हिंद।